मैं कम इन सर। आइए। सर नमस्ते। मैम नमस्ते। बैठिए। परिचय दीजिए अपना। सर मेरा नाम रेशु जैन है, मैं बाराबंकी जिले की निवासी हूँ और मैंने सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से इंटर तक की पढ़ाई की है और मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से स्नातक किया है और मेरी रुचियाँ हैं सामाजिक कार्य, बच्चों को पढ़ाना और नई नई चीज़ें सीखना। ठीक है, चलिए। लखनऊ यूनिवर्सिटी का कोई लोगो है? यस सर। क्या है? प्रकाश और अध्ययन, प्रकाश एवं अध्ययन। क्या अर्थ है इसका? ज्ञान का मतलब ज्ञान के साथ प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश मतलब ज्ञान के साथ पढ़ते रहना शायद। तो खूब सारा ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर है, विद्यमान है ना? yes, आपने ग्रेजुएशन किया है दर्शन शास्त्र, हिंदी और प्राचीन इतिहास। हैरत हो रही है हमें देख करके कि वैकल्पिक विषय के तौर पर आपने समाज शास्त्र चुना। क्यों? सर इसके कई सारे रीजंस हैं सर। जैसा कि मुझे समाज के बीच में रह के काम करना है, तो समाज शास्त्र मुझे समाज की व्यापक पहुंच, मतलब समाज में जो भी चल रही चीज़ें हैं, महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ जो भी समस्याएं हैं, तो मतलब समाज में जो भी गतिविधियाँ चल रही हैं उनकी व्यापक समझ मतलब विकसित होती है मुझ में। और जो है समाज में जो भी बुराइयाँ हैं या फिर जो भी समस्याएँ चल रही हैं उनका जो है क्यों चल रही हैं और उनका साथ में समाधान क्या हो सकता है, वो भी समाजशास्त्र में मुझे व्यापक रूप से सीखने का मौका मिलता है। और साथ ही सर ये मुझे जीएस के पेपर में और निबंध के पेपर में भी इसका सिलेबस जब मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा, तो मुझे पढ़ने में भी रुचिकर लगा, तो मैंने इसे अपने वैकल्पिक विषय के रूप में रखना चाहा। जो बातें आप समाज शास्त्र के बारे में बता रही हैं, यस सर, ये सब सच हैं प्राचीन इतिहास के लिए भी और हिंदी के लिए भी। निबंध में बड़ा रोल है हिंदी का, करंट अपडेट नहीं करना पड़ता है हिंदी साहित्य में। यस सर। उसको ही विषय के तौर पर आप रख सकती थी, छोटा विषय है। सर वैसे तो सर समाज शास्त्र का भी जो सिलेबस है सर वो बहुत छोटा है और सर मुझे पढ़ने में भी काफ़ी मतलब रुचिकर लग रहा था, अच्छा लग रहा था, तो मुझे लगा कि नई नई चीज़ मतलब वो तो मैंने पढ़ लिया, कुछ नया भी सीखने के लिए मिलेगा। चलिए, क्या रोल है समाज शास्त्र का प्रशासन में? सर समाज शास्त्र में जो है सर जो भी समस्याएं हैं, जैसे कि महिलाओं की, बच्चों की, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, जैसे दहेज हत्या हो गई या फिर जो है वैवाहिक बलात्कार हो गया, समलैंगिकता हो गई, या फिर जो भी मुद्दे समाज में तत्कालीन रूप में चल रहे हैं उनको, उसमें हमने समाज शास्त्र के विषय में उनको पहले से ही जान रखा है और उनका जो है कानूनी पक्ष है या फिर जो है सामाजिक पक्ष है वो मतलब पहले से ही उसका व्यापक अध्ययन कर रखा है। तो ऐसे में जो है अगर मेरे समझ कोई समस्या आती है समाज की दृष्टि से, तो मुझे उसे समझने में फिर या फिर उसका समस्या समाधान करने में भी उतनी कठिनाई नहीं होगी, वो मुझे आसानी लगेगी। एक शब्द है नज़रिया। यस सर। अगर हम प्रशासनिक नज़रिया की बात करें तो समाज शास्त्र पढ़ने से इसका विकास होता है क्या? यस सर। सर समाज जो कैसे? सर जो दृष्टिकोण मतलब नज़रिया है सर वो समस्या समाधान का हमें तरीका सिखाता है। मतलब किसी भी कोई भी परेशानी आती है तो उसको मतलब उस समस्या को कैसे हमें टैकल करना है, कैसे उसका समाधान निकालना है कि जो है वो समस्या और इसके समाधान की बात हम लोग एक किनारे रखें। इसके अलावा बताइए कि प्रशासनिक नज़रिया कैसे पैदा करेगा समाज शास्त्र आपके अंदर? सॉरी सर। जैसे लोग प्रशासन पढ़ने से विकसित होता है और ये मदद भी करता है, दर्शन शास्त्र पढ़ने से व्यक्तित्व का विकास होता है, यस सर। प्रशासन में उससे ही मदद मिलती है, वो भी नज़रिया पैदा करता है। समाज शास्त्र नज़रिए का विकास नहीं कर सकता आपके अंदर, हमारा मानना है। सर आप सहमत हैं? सर पूर्णतः तो ऐसा नहीं कहा जा सकता सर, क्योंकि सर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जैसा अरस्तु ने कहा है, तो मनुष्य को समाज में ही रहकर कार्य करना है। तो मुझे लगता है कि जो समाज शास्त्र जो है मनुष्य के जो है काम में आना चाहिए, उसमें मतलब व्यापक समझ विकसित करता है वो समाज की। चलिए, जरा दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र में संबंध बता दीजिए। सर जो दर्शन ज्ञान का शाब्द मतलब दर्शन शास्त्र है उसका शाब्दिक अर्थ है ज्ञान के प्रति प्रेम, और वो मनुष्य मतलब जो है तार्किकता सिखाता है, और उसमें भी कई सारे जो है दर्शन है, जैसे बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, तो ये सब समाज का ही हिस्सा हैं। तो और समाज शास्त्र भी जो है लोगों का जो वर्तमान समय में जो चल रहा है समाज में उसका अध्ययन करता है,
और दर्शन शास्त्र उस जो मतलब बीत चुके हैं भूतकाल, उसका भी अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र समाजशास्त्र का हिस्सा नहीं है सर? सर अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र समाजशास्त्र का हिस्सा नहीं है सर, वो भी उसका हिस्सा है। तो सारे विषय समाजशास्त्र में समाहित है। यस सर। आपके हिसाब से यस सर। सबसे बड़ा विषय यही है सर सारे ही सब्जेक्ट, क्योंकि सर चाहे राजनीति शास्त्र हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे इतिहास हो, चाहे मतलब सर एंथ्रोपोलॉजी हो। चलिए अपनी 2 कमियां बता दीजिए। सर मैं बहुत मेहनती हूँ, तो कभी कभी हो जाता है कि मतलब डांट पड़ जाती है कि जो है मतलब ध्यान नहीं जाता कभी कभी खाने की तरफ, और कभी कभी कलात्मक ज़्यादा होने के चक्कर में जो है चीज़ें वो उतनी अच्छी नहीं हो पाती हैं जितनी चीज़ें मैं मतलब कर सकती हूँ। मतलब आप मेहनती हैं, आप कलात्मक हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है, इसको आप अपनी कमजोरी बता रही हैं। सर स्ट्रेंथ है सर, लेकिन जो है मतलब ये कभी कभी अतिरेकता हो जाती किसी है। रणनीति के तहत आप ऐसा कर रही हैं कि अपनी स्ट्रेंथ को अपनी वीकनेस बता रही हैं। सर नहीं, ये तो रणनीति स्ट्रेंथ हुई आपकी। सर मेहनती है, लेकिन सर उसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी पूर्णतया ध्यान रखना चाहिए सर, मतलब दोनों के बीच बैलेंस बनाकर रखना चलिए चाहिए। फिर स्ट्रेंथ बता दीजिए क्या है। सर मैं जहाँ पे भी रहती हूँ तो मतलब मेरा मानना रहता है कि मैं वहाँ पर ऐसा माहौल बना कर रखूँ कि जो है लोग मुझसे अपनी बातें शेयर करें, मतलब अगर कोई परेशानी है या फिर कोई भी है तो चीज़ें मुझसे साझा करना चाहें। तो इसके लिए मैं कई चीज़ों पे ध्यान देती हूँ, जैसे मैं बातों की, मैं अगर कोई मुझे कोई बात बता रहा है तो उसमें अपनी रुचि, ताकि सामने वाले को ऐसा लगे कि हाँ मुझे उसकी बातों में रुचि है, बातों की गोपनीयता बनाकर रखना। और दूसरा चर मुझे जो है इस काम भाव से मुझे लगता है कि अगर समानुभूति और करुणा के साथ मैं दूसरों की मदद करती हूँ तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। चलिए आज की ताज़ा खबर जो आपने अखबार में पढ़ा हो, कौन सा अखबार पढ़ती हैं? सर दैनिक जागरण, जनसत्ता और इंडियन एक्सप्रेस का भी सर थोड़ा सा देख लेते हैं। कई अखबार पढ़ती, कैसे समय निकालती होंगी? फिर अखबार में ही सारा समय चला जाता नहीं होगा। सर मैनेजमेंट हो जाता है सर। कैसे मैनेज होगा? इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने के लिए 4 घंटे चाहिए। सर पूरा नहीं पढ़ते हैं सर, थोड़े थोड़े जो मेन बिंदु हैं। तो सर कोई यूट्यूब पे कौन है वीडियोस। संपादक इंडियन एक्सप्रेस के? सॉरी सर। दैनिक जागरण के? सॉरी सर। और तीसरा अखबार कौन सा आपने सर बताया? जनसत्ता। सॉरी सर। उसके संपादक? सॉरी सर। चलिए ठीक सर। जिस शास्त्र की आपने बहुत प्रशंसा किया, समाज शास्त्र की, यस सर। तो मतलब अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र, तो माने अर्थ माने वित्त, राज्य, धर्म, ये सब समाज के अंग हैं या ये सारे शास्त्र समाज शास्त्र के अंग हैं? आप क्या कहना चाह रही हैं? समाज के अंग ये हैं, ये इसमें को मानने में तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, क्योंकि ये सारे इंस्टीट्यूशंस समाज के अंदर हैं। सर ये सारे समाज शास्त्र का अंग हैं, क्योंकि सर ये सब समाज के लिए हैं, चाहे राजनीति हो। समाज शास्त्र कब पैदा हुआ है? सर ये तो अभी करंट का सर 1800 ईस्वी के बाद से। और तमाम शास्त्र कई हजार साल पहले से चले आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये सर लेकिन समाज का सारे शास्त्र उसके अंग हो गए। सर लेकिन जो समाज का जो व्यापक अर्थ है, समाज लोगों से मिलकर बनता है, और जो है इसमें क्षेत्र होता है और लोग होते हैं, और लोगों में आपस में संबंध होता है। वो संबंध संघर्ष के रूप में भी हो सकता है और आपसी मेल मिलाप के भी रूप में भी हो सकता है। तो सर जो है प्राचीन काल से ही समाज में लोग रहे हैं और क्षेत्र रहा है। तो ऐसे में राजनीति हो चाहे अर्थविज्ञान तो हो, समाज शास्त्र जिसको टेक्निकली आप सोशियोलॉजी कह रही हैं। यस सर। सर ये तो अभी जल्दी में आया है। ये तो कल की चीज है। यस सर। तो आप बेटे को बाप कह रही हैं। भाई वैदिक काल से समाज तो वैदिक काल में भी था। यस सर। महाभारत काल में भी था, रामायण काल में भी था। सर लेकिन जो और सर उनका यही तो कहना है ना कि ये सारी चीजें समाज का अंग तो हो सकती हैं। यस सर। आप समाज शास्त्र का अंग कैसे बता रही हैं? समाज का अंग तो ये सभी हैं। यस सर। सोशल इंस्टीट्यूशंस ये सभी हैं। टेक्निकली काइंडली डिफाइन सोशियोलॉजी, तकनीकी परिभाषा समाजशास्त्र की क्या है आपके अनुसार? सर मेरे अनुसार तो जो लोगों से मिलकर बनता है और जिसमें गलत है एकदम से। माने ये तो बातचीत की भाषा हुई ना। यस सर। किसी समाजशास्त्री ने क्या परिभाषा दिया है कि समाजशास्त्र क्या है? कहें जो लोगों से मिलकर बनता है वो समाजशास्त्र है, ऐसी परिभाषा तो नहीं होती। सॉरी सर। सर जाकर हम इसको देखेंगे। माने समस्त सामाजिक संस्थाओं के एक बृहद की समूह। समग्रता का जो अध्ययन करता है उसको समाजशास्त्र कहते हैं। एक तो इस तरह की परिभाषा आप बना सकते हैं, Yes, वर्किंग sir. डेफिनेशन। ठीक है सर। तो मेरे कहने का मतलब कि इस शास्त्र को, इसके जन्मदाता कौन है?
सर अगस्त काम्त को जो है समाजशास्त्र का पितामह कहा जाता है। अगस्त काम्ते, तो ये किस देश के निवासी थे? सॉरी सर अभी याद नहीं आ रहा है। आप 1-2 दिन पहले भी इंटरव्यू दिया था आपने, सर कल मैं आई थी। तो ये सवाल कल भी उठा रहा होगा। नहीं सर। हाँ, और कौन समाजशास्त्री हैं जिनको आपने पढ़ा है? सर मैक्स वेबर हैं, एम एन श्रीनिवासन हैं, मैक्स इरावती। वेबर का क्या योगदान है समाजशास्त्र में? सर उन्होंने अधिकारी तंत्र का सिद्धांत दिया था जो आज भी मतलब काफ़ी व्यापक रूप से आज भी जो है तार्किक है। अधिकारी तंत्र क्या होता है? सर यह लोगों का एक समूह है जो तार्किक आधार पर साथ आते हैं और एक संगठन के रूप में कार्य करते हैं। सर इसे इन्होंने समझाने के लिए आदर्श प्रारूप संरचना के माध्यम से इसे कई बिंदुओं से समझाया, जैसे कि सर पहला कि यह तार्किक संगठन है। दूसरा जो है इसमें आदेश का प्रवाह शीर्ष स्तर से निम्न स्तर की ओर होता है। तीसरा जो है सत्ता और शक्ति उस व्यक्ति के हाथ में नहीं होती है बल्कि उस कार्यालय में होती है जिसमें वह व्यक्ति आसीन होता है। आपने दर्शन शास्त्र भी पढ़ा है ग्रेजुएशन में। यस सर। दर्शन शास्त्र को कैसे परिभाषित करती हैं आप? सॉरी सर समझ नहीं पाए। कैसे परिभाषित करेंगे दर्शन शास्त्र? मान लीजिए मैडम ने पूछ लिया कि दर्शन शास्त्र क्या है, तो आप क्या सर बताएं? दर्शन शास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, फिलोसफन सोफिया, फिलोसफी। तो इसका अर्थ है मतलब ज्ञान के लिए प्रेम। तो समाजशास्त्री भी तो ज्ञान से प्रेम करता है। सर हाँ सारे ही समाजशास्त्री मतलब ज्ञान से प्रेम करते हैं। मैथमेटिशियन भी ज्ञान से प्रेम करता है। यस सर। फिजिक्स वाला भी करता है। तो सवाल यह है कि परिभाषा आज की होनी चाहिए ना। फिलोसोफिया तो एटिमोलॉजिकल मीनिंग हो गई, जो कभी प्राचीन यूनानियों ने ये कहा था, तब उस इस तरह के वर्गीकरण नहीं थे कि ये गणित है, ये पोइट्री है, ये पॉलिटी है। उसमें सब ज्ञान के प्रति जो भी प्रेम था उसको फिलोसॉफी कहते थे। आज अगर कोई पूछे तो फिलॉसफी को कैसे परिभाषित किया जाएगा? सर जहाँ तक मुझे लगता है कि फिलॉसफी जीवन जीने की कला सिखाती है। सर उसके अंदर सारे ही दर्शन समाहित हो जाते हैं, चाहे बौद्ध दर्शन हो, जैन दर्शन हो, चारवाक दर्शन हो। नहीं, माने आपसे हम पूछ रहे हैं दर्शन की परिभाषा और आप कह रहे हैं कि सारे दर्शन। तो आपने तो मान लिया, जिसकी परिभाषा हम पूछ रहे हैं उसको आप मान कर चल रहे हैं। बौद्ध दर्शन बाद में बताइए, पहले तो दर्शन की परिभाषा बताइए ना। सॉरी सर। इन बिंदुओं पर अपने को स्पष्ट करिए, क्लियर रखिए, ठीक है? मैं भी एक समाज शास्त्र से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछना चाहूँ। ओके मैम। आपने भी शुरू में सर ने पूछा, चेयरमैन सर ने, कि समाज शास्त्र क्या है, तो आपने परिभाषा में बताया कि सामाजिक समस्याओं के बारे में जानना, उसको हैंडल करना वो है। फिर सर ने भी पूछा तो आपने उसमें बताया। तो क्या आपके हिसाब से समाज शास्त्र सिर्फ समस्याओं का हल करने का ही निवारण देता है, उसका कोई और पॉजिटिव सेंस नहीं है? नहीं मैम, पॉजिटिव सेंस भी है। जो भी समाज में चीज़ें चल रही हैं सर, भारत जैसे समाज का, हमारे समाज का हिस्सा है निरंतरता है, वसुधैव कुटुंबकम है, या सहिष्णुता बनाए रखना है, करुणा है, ये सब भी समाज का हिस्सा है। तो मैम इस पर भी हमारी व्यापक समझ विकसित करता है। हमें ये समाज से एकदम जोड़ता है, समाज की चीज़ें समझाता है। तो इसमें मैम इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट्स आ जाएंगे। आपको पर्सनल लेवल में अगर बोला जाए कि इसे पढ़ने के बाद आपको क्या अनुभव हुआ, तो आप क्या बताएंगे इन अ पॉजिटिव वे? मैम मुझे इसको पढ़ने के बाद मुझे जैसे पहले बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी समाज की, तो वो सारी मतलब मुझे लगता है कि सारी बिंदुओं पर मुझे थोड़ा थोड़ा तो हाँ चीज़ें पता चली हैं। मतलब समाज में क्या घटित हो रहा है। नहीं, एक दो उदाहरण दीजिए, 2-4 उदाहरण दीजिए, किन किन चीज़ों की पता चला आपको? मैम जैसे अभी तत्काल का देखा जाए तो मैम लिव इन रिलेशनशिप का है, तो मैम इसका कानूनी दृष्टिकोण भी किस तरीके से हो सकता है। फिर सामाजिक दृष्टिकोण मैम जैसे विवाह नामक एक संस्था के, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इलाहाबाद सुप्रीम कोर्ट का इस पर एक निर्णय आया था, उन्होंने बोला था कि इसे मतलब कानूनी दृष्टिकोण से नहीं, तो इसको तो अखबार पढ़ करके जान सकते हैं, मतलब उसमें समाजशास्त्र पढ़ने क्या समाज जरूरत शास्त्र का आपका क्या मतलब, आपको अगर कुछ इस समाज शास्त्र से ये लिविंग रिलेशनशिप में आपको कुछ जो जोड़ा या आपने कुछ फर्क देखा या आपने रिलेट किया, तब तो आप बताइए। अदरवाइज तो ये कानून पारित हुआ, उसके बारे में चर्चा चल रही है। मैम कानून तो पारित हुआ है, लेकिन अगर मैंने समाज की दृष्टि से देखा है तो समाज में अभी भी ये स्वीकार्य नहीं है मैम। जो है क्योंकि समाज का यही कहना रहता है कि जो विवाह नामक एक संस्था है उसी के माध्यम से एक पुरुष और एक महिला साथ में रहते हैं। तो मैम अगर मैं सिर्फ पढ़ूंगी तो सिर्फ मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ एक कानूनी आस्पेक्ट पता चलेगा कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ऐसा निर्णय दिया है, अनुच्छेद 21 के तहत ऐसा है।
लेकिन अगर मैं समाज को व्यापक रूप से समझूंगी तो मुझे ये भी पता चलेगा कि एक विवाह नामक संस्था है, उसके माध्यम से ही एक पुरुष और महिला साथ में रहते हैं, और समाज का मतलब इस मैटर पे ये समाज का ये दृष्टिकोण है। आपका क्या दृष्टिकोण है लिविंग रिलेशनशिप को लेके? मैम मेरा पूरा तो नहीं, लेकिन हाँ अगर कानूनी रूप से उन्हें अधिकार है। नहीं, मैं कानून और वो बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपका वक्तव्य। आपने समाज शास्त्र पढ़ा, आपने कहा मेरी थॉट्स में क्लियरिटी आई, तो अगर आप एक सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं और आपने इतना गहराई से अध्ययन किया हुआ है, तो व्हाट इज योर ओपिनियन? मैम मुझे लगता है कि वो उनका व्यक्तिगत मामला है कि अगर वो साथ में रहना चाहते हैं तो रहें, नहीं रहना चाहते हैं तो ना रहें मैम, क्योंकि किसी के ऊपर समाज का जो भी चीज़ें हैं वो थोपी नहीं जा सकती मैम, उसका व्यक्तिगत फैसला होना चाहिए। तब समाज को पढ़ने क्या जरूरत है, समाज शास्त्र को पढ़ने की? समाज का कोई महत्व ही नहीं रह गया। नहीं सर, ये नहीं है कि समाज का महत्व नहीं है सर, समाज का सकारात्मक महत्व भी है, नकारात्मक महत्व भी है। कि कभी कभी कहा जाता है कि जो है समाज नरक की भांति हो गया, या उसके ऊपर दबाव डाल दिया जाता है व्यक्तियों के ऊपर। कभी कभी देखा जाता है कि वो उनका मन नहीं होता है, फिर भी उन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है समाज के दबाव में। पर ऐसा नहीं है कि समाज हमेशा नकारात्मक भूमिका ही निभाता है। आप क्रिकेट देखती हैं? पसंद है आपको? WPL चल रहा है, ये पता है आपको? नो मैम। WPL है क्या? मैम बस शायद नाम सुना था, अभी याद नहीं मुझे। वुमेन प्रीमियर लीग। हाँ, वुमेन प्रीमियर लीग। हाँ, तो कोई पहले आप मुझे बताइए कि इंडियन क्रिकेटर के नाम कुछ बताइए मुझे। स्मृति मंधाना और मुझे नहीं पता। स्मृति मंधाना ही क्यों आपको याद आई? एक्चुअली न्यूज़पेपर में काफ़ी चर्चित रहती, फिलहाल मुझे किस लिए चर्चित में है वो? आप तो एक महिला है और आप एक लड़की हैं, आपको तो पता होना चाहिए ये चीज़। मैं नहीं देखती खेल वाला। जो पहले ये था कि पहले ही क्रिकेट में सिर्फ पुरुषों को था, और अब आज तो वो महिलाएं इतनी आगे बढ़ रही हैं, WPL चल रहा है, तो ये तो काफ़ी लेटेस्ट खबरें हैं। मैं जाके देखूंगी, मैंने अभी देखा नहीं है सर। ओके, कोई बात नहीं। अभी ऑस्कर जो नॉमिनेट हुआ है भारत की तरफ से, यस मैम, 3 मुख्य उस पे मिला है भारत को, तो किस पे मिला हुआ है? मैम मैं गेस कर सकती हूँ? बताइए, तो लेटेस्ट न्यूज़ है। मैम शायद मूवी है RR, नाटू कोई गाना सॉन्ग है। चलिए, बाकी 2 और मैम मुझे नहीं आइडिया है। और किस से महिला एक्ट्रेस ने ये दिया है? दीपिका पादुकोण। अब तक कितने भारतीय लोगों को इनवाइट किया जा चुका है ये प्रेजेंट करने के लिए अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड? ये कितने नंबर पे थी महिला दीपिका पादुकोण? सॉरी मैम, ये आपको, चलिए ठीक है। लास्ट ईयर जब भी लास्ट दिया गया था ऑस्कर, कोई एक एक्ट्रेस ने ही दिया था। इसके पहले जब भी कोई महिला ही एक्ट्रेस थी, ये पता है आपको ऑस्कर का? मैं जाके देखूंगी। कौन सा एकेडमिक अवार्ड था ये? कितने नंबर का था ये? नो मैम, नो आइडिया। ये भी नहीं आइडिया आपको? आपने एक सुना होगा समग्र शिक्षा अभियान का? यस मैम। ये क्या है? मैम जो है बच्चों को, मतलब सभी को शिक्षा के जो है क्षेत्र से जोड़ने के लिए, मतलब सबका साथ सबका विकास के अंतर्गत सब, मतलब सभी पढ़ें सभी बढ़ें। उसमें जो है बच्चों को, मतलब अनुच्छेद 21 का के तहत जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है 6 से 14 तक के बच्चों को, मैम जो है सबकी, तो मतलब सबको शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए। महिलाओं के लिए क्या कोई शिक्षा योजना अलग से बनाई गई है? कुछ याद आपको पता है तो बताइए। यस मैम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अभियान है जो 2015 में हरियाणा के बागपत से स्टार्ट हुआ था मैम। उसमें जो है बेटियों को मतलब पढ़ाने के लिए, प्रेरित करने के लिए। और कोई साक्षरता से रिलेटेड योजना? मैम अभी तो नहीं याद आ रहा है। स्वास्थ्य योजना? यस मैम, याद है, बताइए। कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय एक है मैम, ये भी बच्चियों के लिए काम करता है। और स्वास्थ्य योजनाएं 2-3 बताइए महिलाओं को लेकर के। मैम जननी सुरक्षा योजना है, मातृत्व वंदना योजना है, और मैम आयुष्मान भारत के अंतर्गत तो सभी आ जाते हैं। तो आपको क्या लगता है जितनी भी योजनाएं महिलाओं के लिए बनाई जाती हैं वो कितनी हद तक पूरी पारित होती हैं और हो रही हैं, या फिर भी आजकल हम देखते हैं जब भी अभी तक हमने जितने भी बात किया कि आप क्या चेंज करना चाहें, सबने कहा कि महिलाओं को सशक्तिकरण में यानी एम्पावरमेंट में हम और ग्रोथ करेंगे, लेकिन इतनी सारी योजनाएं हैं फिर भी अभी हम एम्पावरमेंट में हमें और काम करना है, ऐसा क्यों? मैम इसके कई सारे बिंदु हैं मैम। सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन अभी भी महिलाओं को देखा जाता है कि जैसे कि सरकारी योजना है तो उनकी जो है गवर्नेंस, मतलब ई-गवर्नेंस तक उनकी पहुंच नहीं है, तकनीकी पहुंच नहीं है अभी उनकी मैम। और जो है दूसरा कि मैम उनमें अवेयरनेस भी नहीं है कि कौन सी योजनाएं उनके लिए हैं, उसकी जानकारी भी उन्हें नहीं होती है।
मैम तो इसके माध्यम से किया जा सकता है कि मतलब महिलाओं को प्रेरित करना या फिर महिलाओं को जो है जाके गांव-गांव बात करना। अगर ऐसा करते हैं तो फिर महिलाएं अपने जो अधिकार हैं जो फिर या फिर जो समाज की मतलब सरकार द्वारा जो भी चलाई जा रही नीतियां हैं उनके बारे में महिलाओं को जो है प्रेरणा मिलेगी और वो उसे जानेगी कि कौन कौन सी स्कीम्स चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि एक बेहतर प्रयास होगा तब कि जो है मतलब ग्रास रूट लेवल पे जो है तब महिलाओं को जो है पता चलेगा। आजकल के जनरेशन में जो डिजिटाइजेशन की बात है, जैसे जो फ़ोन बहुत यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं उसका बैड इफेक्ट भी बहुत पड़ रहा है Yes, टीनेजर्स पे। कई सारे अनइंटरप्टेड वीडियोस होते हैं जो उनके एज को अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं, बच्चे देखते हैं तो उनका मानसिक स्तर पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है, जिससे कई सारी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं उस एज में जो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? सर मैम पहले तो इसके लिए कि जो है माता पिता को जो है बच्चों पे ध्यान देने की आवश्यकता है और दूसरा इंटरनेट पे मतलब ऐसे वीडियोस रिस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं कि बच्चों की पहुंच से बाहर रहें, मतलब कुछ ऐसा उस पे लगा। एजुकेशन इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है? मैम अगर जो है बच्चों में एजुकेशन रहेगी तो फिर वो उस मतलब जो भी वीडियोस हैं उनके चंगुल में नहीं आएंगे। अगर जैसे देखा जाता है कि बच्चे मतलब कुछ भी खोल लेते हैं तो पॉर्न वीडियोस आ जाते हैं या फिर जो है साइबर हमले ऐसा देखा जाता है या फिर जो गेम्स आजकल चल रहे हैं। तो अगर जो है शिक्षा रहेगी तो मतलब विद्यालय स्तर पर अगर बच्चों को शिक्षा पहले से ही उस बात की दी जा रही है कि आपको ऐसा नहीं करना है, आप फिर मतलब उनमें जागरूकता आएगी कि हाँ ऐसा मतलब अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इसका साइबर बुलिंग का शिकार हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर उनको पहले से ही चीज़ें पता रहेंगी शिक्षा के माध्यम से या फिर शिक्षा विद्यालय स्तर की भी हो सकती है, माता पिता भी उसकी शिक्षा बच्चों को दे सकते हैं तो वो उसका शिकार कम होंगे और तो फिर उसका जो है वो सकारात्मक जो क्षेत्र में है उसका उपयोग करें कि इंटरनेट का उपयोग सकारात्मक शिक्षा के क्षेत्र के लिए कर सकते हैं या फिर कोई भी क्रिएटिव मतलब कुछ भी सीखना है उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? सर अभी हाल ही में गोरखपुर में बन रहा है। गोरखपुर में बन रहा है सर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैंने पढ़ा तो था। 2 नंबर पे खिसक गया है। कल की न्यूज़ है प्रधानमंत्री जी सर कर्नाटक में यस है। सर कर्नाटक में, सॉरी सर हाँ, कर्नाटक में। कहाँ है, किस स्टेशन पर, सॉरी सर। कितना लंबा है? सर गेस कर सकते हैं सर 1570। 1570। और ये गोरखपुर? इसका सर आइडिया नहीं है। चलिए गोरखपुर दूसरे नंबर पर पहुंच गया। तीसरे नंबर पर कौन सा है? सॉरी सर। मीरा जानती हैं? MIIRA। यस सर। क्या है ये? सर मीरा जो है जो सर मोटे अनाज हैं उन फुल फॉर्म इसका? सॉरी सर याद नहीं आ रहा अभी मुझे। चलिए exact। बताइए क्या बता रही थी। सर जो मोटे अनाज हैं तो सर 2023 को जो है मोटा अनाज वर्ष मतलब घोषित किया गया है तो इसकी जो है इसको बढ़ावा देने के लिए ये मतलब लॉन्च की गई है पहल। सर जो मतलब जो मोटा अनाज है उसकी गुणवत्ता को देखते हुए स्वास्थ्य के स्तर पर और जो है मतलब कृषि के स्तर पर या फिर जो है किसानों के स्तर पर, स्वास्थ्य के स्तर पर ये मिनरल्स, फाइबर्स, कैल्शियम आदि से भरपूर होता है। और दूसरा कि जो फिर कई सारे व्यक्ति हैं जैसे डायबिटीज़ का शिकार होते हैं या फिर कई सारी जो इनमें वृद्धावस्था के समय में परेशानियाँ आती हैं तो उनमें ये देखा गया है कि ये जो मोटा अनाज है वो उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी लाभदायक है। क्या मतलब अभी आपने डायबिटिक का नाम लिया तो डायबिटिक जो लोग हैं उनको यह किस तरह से लाभ पहुंचाएगा उनके स्वास्थ्य को, इसका इस्तेमाल करेंगे तो? सर जैसे चावल है, गेहूं है तो उसमें शुगर लेवल पाया जाता है लेकिन जो मोटा अनाज है उसमें शुगर लेवल नहीं होता है। ये मतलब जो है मिनरल्स, फाइबर्स, कैल्शियम आदि से भरपूर होता है। नहीं ना, हम जानना या ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपने सुना है? नो सर। नहीं। भारतीय बाजरा संस्थान कहाँ पर है? नहीं पता सर। ठीक है, जा सकते हैं आप। थैंक यू सर। सर हर बार यही बोल रहे हैं। द्विवेदी जी को मैं चेतावनी देता रहता हूँ। कैसा है महसूस कर रहे हैं आप इंटरव्यू देकर? सर नॉलेज की कमी है, शायद करंट अफेयर बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, कुछ कुछ चीज़ें रह गई हैं जो मुझे जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अगर नहीं पता है सही उत्तर तो फिर उत्तर देने की ज़रूरत क्या है? मुझे लगा कि बहुत बार सॉरी सर बोल सारे प्रश्नों का जवाब देना जरूरी नहीं है ना। यस सर। बहुत बार सारी नहीं, हम तो कहते हैं कि जितने प्रश्न पूछे जाएं उनमें से जितने के उत्तर ना आते हो सब में आप सारी बोलिए बिना इस बात की परवाह किए कि ज़्यादा प्रश्नों
कि उत्तर में सारी बोलना पड़ा। गलत जवाब देने से बढ़िया है कि 0 प्रश्नों का जवाब दें हम, यस सर। और किसी भी प्रश्न का जवाब सारी बोल करके आप दे सकती हैं। यस सर। वहाँ बैठ करके ये परवाह कीजिए ही नहीं कि 3 सवालों में सारी बोलना पड़ा, 5 में सारी बोलना पड़ा, इसमें भी नहीं आता तो सारी बोलना पड़ेगा। गलत जवाब तो कतई मत दीजिए। गलत जवाब देने से अच्छा है कि आप सारी बोलिए, बार बार बोलिए, बार बार बोलिए, बार बार बोलिए। चिंता का भाव नहीं आना चाहिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल कम नहीं होना चाहिए। बोर्ड को लगेगा इससे अच्छा अधिकारी हो ही नहीं सकता कोई कि एक भी सवाल का जवाब न देने के बावजूद भयभीत नहीं है, अपने सिलेक्शन को लेकर के निश्चिंत है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। शायद ऐसे कैंडिडेट को बोर्ड ज़्यादा अंक देने के लिए मजबूर हो जाएगा उसकी तुलना में जिसने 15 में 10 सवालों का जवाब दिया। मैं एक प्रसंग द्विवेदी जी यहाँ रखूँ। सर। एक नेशनल सेमिनार में सर। एक प्रोफेसर साहब ने एक पेपर पढ़ा और उस पर 6 क्वेश्चन हुए। एक क्वेश्चन मेरा भी था जी। और कुछ वो इल प्रिपेयर्ड थे उन टॉपिक्स पर। जी। बाद में वो खड़े हुए, बोले कि मैं इन पूरे 6 क्वेश्चंस का जवाब एक ही बार में दे रहा हूँ, मैं इनमें से किसी का जवाब नहीं दे सकता। खिलखिला उठा वो। And it was accepted. This is also an approach. 3 बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है आपको, और उत्तर को थोड़ा कंसाइज करना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। जितने ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे उतना ज़्यादा अंक मिलने की गुंजाइश रहेगी। ये अलग बात है कि आप ज़्यादा सवालों में सारी बोलिए, मजबूरी है तो बोलिए, क्या हर्ज है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रिसाइज और कंसाइज होना चाहिए उत्तर। बाकी चीज़ें एकदम बढ़िया है। मेंस क्वालिफाई कर करके आप आई है ना यहाँ पर। यस सर। फिर तो ज्ञान का तो परीक्षण हो चुका है आपके। प्रीलिम्स में, मेंस में 1500 अंकों में आपने कमाल किया है। 100 अंकों के लिए यहाँ मशक्क़त करनी है। यस सर। 65, 70, 75 अंक मिलना चाहिए आपको, उसी के लिए आई है ना। यस सर। निश्चिंत होकर के इंटरव्यू दीजिए। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखिए। अभिवादन एक बार में करिए पूरे बोर्ड को, बार बार अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। सर मैंने मैम को अलग किया था, आप लोगों को अलग। चलते समय एक बार पता नहीं, याद नहीं। थैंक यू बोल करके जाना, अभिवादन करना ही नहीं है। ठीक है सर। बस फर्स्ट क्लास। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।